अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है केमिकल एक्विलिब्रियम। तो आज हम उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो चलें इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हमारे पास जो है वो दो साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड पीटर वेग, जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो प्रपोज किया था 1864 में। ठीक है, इनका क्या कहना है मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए इन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी है। देखें, इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। पहली स्टेटमेंट तो यहाँ तक आपने देखनी है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिव मासेस पे। एक्टिव मासेस मतलब यानी कि आपके पास जो रिएक्टेंट है उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वो आपके पास होंगे एक्टिव मासेस। ठीक है ना, यानी कि किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कोलिजन्स होंगी और वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल मतलब कि सिस्टम में जो है वो सब मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं भी करेंगे, लेकिन जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पर एक्टिव मास बोलना है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो ये होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है एक्टिव मासेस पे ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट का मल्टीपल, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो कितना आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस चीज़ पे रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। अभी हम इसकी ना स्टेटमेंट बनाएंगे तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगी ये। ठीक है, ये बात जो है, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है ना, है ये इम्पोर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है वो आपने ध्यान से समझना है। सो देखें, उन्होंने क्या किया है कि इसके लिए ना एक डेरिवेशन दी है, एक जनरल रिएक्शन ली है। तो जनरल रिएक्शन में देखें कि आपके पास जो है वो ए और बी, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। ठीक है, याद रहे आपने ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल ले लेना है। ठीक है ना, यानी कि रिएक्शन को जो है वो डबल एरो से शो करना है। और यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ये चीज़ें क्या, ये नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर स्मॉल लेटर्स से। ठीक है ना, सो या ये कह लें इनके जो कोफिशेंट हैं जिसको आप पावर में लिखते हो, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स कह लें, ये बेहतर है। सो यहाँ पर देखें आपके पास ये जो ए बी सी डी जो कैपिटल में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, केमिकल स्पीशीज़ हैं जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, यानी कि ये कौन होंगे, जो कि रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास ए और बी क्या है, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर्स में यूज़ किए गए हैं, ये आपके पास जो है वो कोफिशेंट्स हैं या नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। ठीक है, तो देखें अब क्या करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा। सो वो होगा रिएक्टेंट्स के इक्वल। ठीक है ना, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, यही आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना। सो आप उसको किस तरह लिखेंगे, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है ना, यानी कि रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जितना रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ये बात तो आप मानते हो ना कि आपके पास जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सो यही गुलबर्ग और वेग ने बताया था कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट कितने हैं, वो कैसे रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, किस स्पीड से बना रहे हैं। सो अब आप देखें यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपको नज़र आ रहा है, तो इसके लिए एक कांस्टेंट जो है वो लिखना पड़ेगा। सो वो कांस्टेंट जो है उसको हम के एफ से शो करवा देते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, सो यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है उसको हम कुछ इस तरह का बना लेंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिएक्टेंट के, और फिर वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको ख़त्म, जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हमने ख़त्म किया और उसकी जगह एक कांस्टेंट ले आए हैं, और वो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और उसको हमने के एफ से शो करवाया है। अब आपने जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बनाया ना, सेम रिवर्स रिएक्शन के लिए भी बनाते हैं।
रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, यानी कि देखें कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। एक टाइम आएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट बन चुका होगा, ठीक है। तो फिर अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ें तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो फिर से रिएक्ट करके रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुका है, अब सिस्टम कोशिश करेगा कि वो बैकवर्ड मूव करे ताकि जो है वो रिएक्टेंट दोबारा बना सकें, ठीक है। तो फिर रिवर्स रिएक्शन के लिए जो है हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि प्रोडक्ट जो है वो जितना ज़्यादा होगा फिर वो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट दोबारा बना सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा और उसको हम ख़त्म करके उसकी जगह कॉन्स्टेंट ले आएंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो हमने रिएक्शन किस तरह स्टार्ट किया है, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट किए और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। फिर क्या हुआ कि एक टाइम आया प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम बन गया, तो सिस्टम ने कोशिश की कि वो क्या करे कि रिएक्टेंट दोबारा बनाए। तो फिर क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव किया, ठीक है। तो फिर आपके पास अब देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ चुका है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ चुका है। और एक पॉइंट ऐसा आना है कि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा और उस पॉइंट को आपको होगे एक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है कि जब दोनों ही रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इक्वल हों, ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, और उस टाइम पे क्या हो कि जितनी ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी ये कह लें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, उस पॉइंट को आप एक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हो, ठीक है। उस पॉइंट पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों ही होंगे इक्वल रेट पर होंगे। सो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एट एक्विलिब्रियम पोजीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसे होगा। अब आप देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी आपके पास एक स्पेसिफिक इक्वेशन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी इक्वेशन है। जिस तरह ये देखें, ये वाली जो इक्वेशन है रेट ऑफ रिवर्स के लिए है, ऐसे ही हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी बनाई है। अब क्या करते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, दोनों की इक्वेशन ये इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह। सो देखें, ये आपके पास जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन थी, ये आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन थी, ठीक है। और ये कब होगा, जब रिएक्शन जो है वो एक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, जब दोनों ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इक्वल हो गए हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सो क्या हुआ कि अब ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास जो कॉन्स्टेंट हैं उनको एक साइड पर ले आते हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर ले आते हैं। तो क्या करें, आपके पास जो ये के एफ है इसको इसी साइड पर रहने दें, के आर को इस साइड पर ले आते हैं, तो ये इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम कुछ इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब देखिए आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। अब आप ये के आर जो है वो इस साइड पर लेके आ चुके हैं और इसको आपने ऐसे बना लिया है। अब क्या करें कि अब ये वाला जो है ना, इसको आप इस साइड पर लाकर डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी कि ये कुछ इस तरह हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, ठीक है, और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, ठीक है। और साथ में डिवाइड में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, इस तरह, ठीक है। ये वाला आपने यहाँ फॉलो नहीं करना। सो इस तरह जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ये देखें के एफ ओवर के आर, यानी कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों जो है वो रेशो है, तो ये इसको आप के सी भी कह सकते हो, ठीक है। कलेक्टिवली इसको के सी लिख लिया जाता है। सो के सी क्या है, ये आपके पास एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये किसके इक्वल होता है, ये जो है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है ना। इस तरह जो है वो आपने फाइनल इक्वेशन बना लेनी है। तो अब आप ये आपने क्या किया है कि केसी के लिए जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि ये आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, ठीक है, ये इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, क्या खसूसियात ये शो करता है, इस चीज़ को पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें कि इक्विलिब्रियम के साथ जो है वो इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है वो आपका ये वाला बन जाएगा।
देखिए क्या है कि केसी अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं करना कि अभी आपका रिएक्शन जो है वो 5 मिनट हुए हैं रिएक्शन स्टार्ट किए तो आप कहें कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशो होगी तो आप कहें कि वो आपके पास केसी है, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन तब आएगा जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तब आप प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करोगे और जो आंसर आएगा वो आपके पास केसी होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि रिएक्शन जो है वो भी स्टार्ट ही हुआ है तो आप जो है वो अभी प्रोडक्ट कुछ ही बना है तो आप कहें कि वहाँ पर केसी अचीव हो गया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो आ गया है, तो ऐसा नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट तब आना है जब दोनों ही की कंसनट्रेशन कॉन्स्टेंट आए। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि केसी अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा सी लिखा हुआ है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जिसके लिए जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है हम यूनिट भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसके लिए यूनिट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन हो गई, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही हम केसी जो है वो इम्प्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कह सकते। उसके बाद देखें किन फैक्टर्स पर जो है वो केसी डिपेंड करता है। तो केसी जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड ज़रूर करता है। इसका क्या मतलब, ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। देखें, अगर आप कहें कि आपके पास जो है वो नाइट्रोजन है और 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन है और ये कंबाइन करके आपके पास जो है वो अमोनिया फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर चले नाइट्रोजन और अमोनिया इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी रेशो क्या है, 1:2। ठीक है, ये रेशो है, तो इस रेशो पर पहुँच के ही केसी आएगा। ठीक है, जब इनकी रेशो जो है ये 1:2 आएगी तब हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, चाहे आप इनिशियली नाइट्रोजन के 10 मोल ले लें, 20 मोल ले लें या 30 मोल ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तब ही आएगी जब नाइट्रोजन और अमोनिया की जो रेशो है वो 1:2 हो जाए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की केसी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो रेशो बन रही है केसी उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये बात इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा। देखो, अगर आप टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन का बढ़ा देते हो तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फारवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इसके लिए भी वो ली चैटलियर प्रिंसिपल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर ये याद रखें कि केसी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, पर टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो एट अ गिवन टेम्परेचर इट हैज़ ओनली वन वैल्यू, वेदर वी स्टार्ट अ रिएक्शन विद प्योर रिएक्टेंट्स और प्योर प्रोडक्ट और एनी कंपोजिशन इन बिटवीन, द वैल्यू ऑफ केसी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, यही मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि चाहे आप 10 मोल लो, 20 मोल लो, नहीं, केसी इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, वो मोल रेशो पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो लेकिन ये मोल रेशो भी तब जब आपके पास टेम्परेचर स्पेसिफिक है, आपने टेम्परेचर 1 रखना है, उसको चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज कर दोगे फिर ये बात चेंज हो जानी है। ठीक है ना, फिर रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। तो तब ये बात करनी है जब आपने टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक रखा हुआ है। ठीक है, एक तो हमने ये बात की कह दी कि केसी जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड ज़रूर करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलेशन विद कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब जो हम पावर में लिख रहे थे। ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये चीज़ें, तो उस पर जो है वो मतलब केसी जो है वो डिपेंड करता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो आपने जो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो न्यूमरेटर में रखना है और जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर में रहेंगे। ठीक है, अभी हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा ना, तो हमेशा प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। ठीक है, और हर आपके पास जो कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर में जो है आपने उस कोफिशिएंट को ज़रूर लिखना है। यानी कि हम केसी का एक्सप्रेशन कैसे बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि केसी इज़ इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, एंड इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। देखें केसी एक्सप्रेशन में हमने क्या किया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, ये सी और डी प्रोडक्ट है ना, तो इसको आपने न्यूमरेटर में ऊपर रखना है। ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में रहेंगे।
ठीक है। और उसके अलावा ईच कंसंट्रेशन इज रेज टू द पावर टू इट्स कोफिशिएंट, तो ये देखें उनके कोफिशिएंट भी हमने उनकी पावर में लिखे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात जो है वो आपने ज़रूर लिखनी है। उसके बाद देखें ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्विलिब्रियम जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उससे आपको कैसे पता चलेगा कि एक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो चुका है, अचीव हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब, देखिए व्हेन के सी इज़ लेस देन 1, देखिए आप रिएक्शन कर रहे हैं और आपने जो है वो रिएक्शन करके देखा और उसको जो है वो कुछ देर गुजर चुकी थी, तो आपने ये सोचा कि चलो देख लिया जाए कि रिएक्शन जो है वो एक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा। तो आप क्या करेंगे कि रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा सैंपल लेंगे और उसकी के सी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर तो के सी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब आपने ये समझ लेना है कि अभी रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट जो है वो कम है, ठीक है। जब भी केसी जो है वो लेस देन 1 है तो आप ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट जो है वो कम है, ठीक है। इस तरह जो है वो केसी अचीव हुआ है। इसी तरह अगर आपके पास किसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो इसका क्या मतलब होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ रिएक्टेंट एट एक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब आप देखें आप क्या करें कि प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा आता है तो हमेशा किसी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर आपके पास न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो केसी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पूरा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।